मैं महेश चंद्र शर्मा अपने विद्यालय कृष्णा बाल विद्या मंदिर इंटर कॉलेज मंगूपुरा से आज ऑनलाइन के रूप में 2021-22 की इस प्रथम बेला में जो हम ये तैयार कर रहे हैं उसमें सबको इस आशय के साथ और इस विश्वास के साथ कि ये हमारा सत्र और हमारा कार्य ज्ञानवर्धन के लिए पूर्ण हो, ऐसी आशा करता हूँ। हम अपने इस विषय हिंदी के अंतर्गत गद्यांश खंड के रूप में जो पाठ है एक राष्ट्र का स्वरूप, जिसे हमारे हिंदी के श्रेष्ठ गंभीर मान्यताओं से प्राप्त वासुदेव शरण अग्रवाल ने लिखा है। ये हमारे भारतीय संस्कृति की एक ऐसी प्राचीन धरोहर पर आधारित है जिस संस्कृति से पूरा विश्व भारत को आश्चर्य की दृष्टि से देखता है। ये उसी संस्कृति पर आधारित पाठ है। इसमें भारतीय संस्कृति के बहुआयामी रूप दृष्टिगोचर हैं। ये एक गद्यखंड है जिसमें कुछ ये प्रश्न हैं। अग्रवाल जी ने बड़े गंभीर अध्ययन के उपरांत इस पाठ की रचना की है। ये पृथ्वीपुत्र उनकी जो रचना है उससे ये राष्ट्र का स्वरूप लिया गया है और इसमें उन्होंने अपने गहन अध्ययन का पूर्ण परिचय दिया है। वास्तव में अगर हम इसका अध्ययन करें तो हमें ये एहसास होगा कि उनका अध्ययन हमारे लिए कितना लाभकारी है। हम हिंदी को जो अध्ययन के रूप में पढ़ते हैं तो इसमें एक प्रश्न आता है संदर्भ। संदर्भ में उस पाठ का नाम और उसके लिखने वाले का नाम होता है। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक के हिंदी के राष्ट्र का स्वरूप शीर्षक से अवतरित है, जिसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। इस गद्यांश में इस विषय की ओर इंगित किया गया है कि हमारी भारतीय संस्कृति हमारे लिए कितनी प्रेरणादायी है, या हम भारतीय संस्कृति से क्या कुछ सीखकर और अपने उपयोग में ला सकते हैं। अर्थात ये भारतीय संस्कृति हमारे किस काम को या किस काम में सहायता दे सकती है। तो इसकी जो मुख्य पंक्तियां हैं रेखांकित अंश के रूप में, उसमें ये लिखा गया है, कहा गया है कि हमारे मनुष्य का और संस्कृति का आपस में जो समन्वय है वो बहुत ही अटूट है, क्योंकि ये राष्ट्र का स्वरूप 3 अंगों से मिलकर बना है। इस राष्ट्र में 3 चीज़ें आती हैं। एक भूमि, दूसरा जन और तीसरा संस्कृति। भूमि पर हम पैदा हुए हैं, भूमि पर हमारे सारे कृत्य हैं, भूमि ही हमारी आधार है। इसलिए किसी भी राष्ट्र का निर्माण भूमि के बिना नहीं हो सकता। इस राष्ट्र का ये पहला अंग है भूमि। दूसरा अंग है जन, अर्थात जनसंख्या। जनसंख्या के बिना कोई राष्ट्र अपने स्वरूप को साकार नहीं कर सकता, इसलिए जनसंख्या मुख्य वस्तु है।
यदि जनसंख्या हमारे मानक के अनुसार हो, सही हो, यानी उसमें विस्फोटक स्थिति ना हो, तो वो राष्ट्र वहाँ की जनसंख्या के अनुरूप विकासोन्मुख हो सकता है और फिर हमारे सभी जनसंख्या के क्रियाकलापों का जो सामूहिक चिट्ठा है, संस्कृति जिसे कहेंगे, वो संस्कृति इसका तीसरा अंग है जो निरंतर हमारे लिए एक उद्देश्य की ओर प्रेरित करता रहेगा। क्योंकि मनुष्य के जो क्रियाकलाप हैं, मनुष्य जो कार्य करता है, मनुष्य का जो जीवन है, मनुष्य की जो सिद्धियां हैं या उपलब्धियां हैं, वो सारी उसकी संस्कृति की धरोहर है। संस्कृति ही हमारा विकास है, संस्कृति ही हमारी चरम सीमा है कि हम जीवन में क्या कुछ उपलब्ध कर सकते हैं। इसलिए राष्ट्र के स्वरूप के ये 3 अंग, भूमि, जन और संस्कृति, इसी को अग्रवाल जी ने अपने इस पाठ राष्ट्र के स्वरूप में चिन्हित किया है। संस्कृति देश को विकसित अवस्था में अथवा पतन की अवस्था में पहुंचा सकती है, ये उसकी संस्कृति से ज्ञात होता है। हमारे इसमें एक प्रश्न है, धरती माता को वसुंधरा क्यों कहते हैं? क्योंकि धरती का पर्यायवाची है वसुंधरा। वसुंधरा मतलब इस धरती के अंदर कितने रत्न दबे पड़े हैं, लोहा, चांदी, सोना, तांबा आदि बहुत सारे ऐसे खनिज पदार्थ हैं जो इसकी कोख में अर्थात पेट में या पृथ्वी की परतों में समाये हुए हैं। इसलिए हम इस पृथ्वी को उन निधियों के जमाव को देखते हुए ही इसको वसुंधरा के नाम से पुकारते हैं। तो हमारी ये वसुंधरा जो है पृथ्वी का ही एक स्वरूप है, लेकिन इसमें रत्न या खनिज की जो मात्रा अधिक है उसके कारण इसको वसुंधरा कहते हैं। अब प्रश्न आया कि पृथ्वी की देह को किसने सजाया है? पृथ्वी की देह अर्थात पृथ्वी का पटल यानी धरातल, जिस धरातल पर हम रहते हैं उसको बनाया किसने? देह यानी शरीर, पृथ्वी का शरीर अर्थात धरातल जिस पर हम रहते हैं। तो इस धरातल को किसने सजा दिया? तो इसको सजाने में मुख्य रूप से जो पहाड़ हैं हमारे और उससे निरंतर बहने वाली जो नदियां हैं, वो इस सारे बहाव के साथ कंकड़ पत्थर अर्थात पहाड़ों को पीस पीस कर नदियां मैदान बनाती हैं, गड्ढों को भरती हैं, जो ऊंचे टीले होते हैं उनको काट काट के समतल करती हैं। अर्थात इस जो धरती है, इस जो मिट्टी है, ये जो भूमि है, इसकी देह को सजाने का काम नदियां करती हैं। नदी हमेशा अपनी 3 अवस्थाओं में, जो उसकी जवानी अवस्था है, प्रौढ़ावस्था है, वृद्धावस्था है, उनमें तीनों अवस्थाओं में वो कुछ ना कुछ निर्माणकारी कार्य अर्थात इस पृथ्वी की देह को सजाती रहती हैं। इसने पृथ्वी की देह को जो है, चाहे वो चीन का हो, चाहे अफ्रीका का हो, चाहे राजस्थान का रेगिस्तान हो, इन सब को भी हमारी जैसे नदियां बनाती हैं ऐसे ही हवाओं से भी इस देह का निर्माण होता है। क्योंकि वायु कटान भी करती है और वायु उसका निर्माण भी करती है, क्योंकि इसके पास 3 शक्तियां होती हैं, हवा के पास भी, नदियों के पास भी, और वो है कटान करने का काम, परिवहन ट्रांसपोर्टेशन का काम, और तीसरा जमाव या डिपोजिशन का काम। तो ये तीनों कार्यों से ही पृथ्वी की देह को बनाने वाले या मुख्य नदियों का कार्य है। अब आता है हमारे आर्थिक विकास के लिए क्या आवश्यक है। तो आर्थिक विकास इस 3 स्तर पर, भूमि, जन, संस्कृति, तो जो विकास है उसको हम संस्कृति कहेंगे।
कौन करेगा? जन अर्थात जनसंख्या करेगी। तो पृथ्वी की बनावट के आधार पर ही, जनसंख्या के ज्ञान के योग से ही जो हमारी संस्कृति बनती है, पल्वित होती है, वही हमारे विकास का मुख्य आधार है। अर्थात इन तीनों के समन्वय से ही हमारे आर्थिक विकास की जड़ बनती है, आधार बनता है, या हमारा विकास हो सकता है। अब आया हमारी अमूल्य निधियां कहाँ भरी हैं। अमूल्य निधियां, अमूल्य निधियों का मतलब है इस पृथ्वी में जहाँ तहाँ जो खजाना भरा हुआ है, तो वो कहाँ भरा है, इसके लिए सर्वेक्षण विभाग हमेशा पता लगाया करता है। तो हमारी पृथ्वी जो मुख्य रूप से 3 परतों में बनी हुई है, और इसकी ये 3 परतें, जिसे हम ऊपरी परत, मध्य परत और निचली परत, या वैज्ञानिक तथ्य से इसे हम कहते हैं सियाल, सीमा, नीफे। ये 3 परतें हैं, सियाल, सीमा, नीफे। तो सियाल में जो निधियां होती हैं, खजाने होते हैं, मिलते हैं, लेकिन कम मात्रा में मिलते हैं। जो दूसरी परत है, इसमें सबसे ज़्यादा निधियां हमारी भरी पड़ी हैं। जब भी कभी पृथ्वी में परिवर्तन हुए हैं, जब भी कभी प्रलयकारी स्थिति आई है और पृथ्वी का भूपटल इधर से उधर को हुआ है, तो उनमें निधियों के समाने का स्थान या समय वो अलग अलग होता रहा है। इसलिए ये निधियां इसमें भरी पड़ी हैं, कई रूपों में भरी पड़ी हैं। ये द्रव के रूप में भी हैं, ये ठोस के रूप में भी हैं। द्रव के रूप में अगर कहीं वनस्पति, जीव जंतु, ये सब दब जाते हैं, तो कालांतर में उनसे निकला हुआ जूस एकत्र हो जाता है और उसे हम पेट्रोलियम के रूप में जानते हैं। लेकिन अगर वन हैं, वो कहीं दब जाते हैं, तो उनकी लकड़ी जो दब करके इकट्ठा हो जाती है, वो कार्बन के रूप में कोयला बनती है, स्लेट बनती है, संगमरमर बनती है। इसी तरह से सोना, चांदी जो भी हैं, ये इसमें भरी पड़ी हैं। तो ये अमूल्य निधियां हमारी पृथ्वी की परतों में ही भरी पड़ी हैं। इस गद्यांश के माध्यम से हमारे वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने इस बात पर बहुत जोर दिया है कि हमें अपनी पृथ्वी की सहायता से, मनुष्यों के सहयोग से, अपने सभी क्रियाकलापों को उन्नत स्थिति में, प्रगतिशील स्थिति में रखने के लिए इनका समन्वय बहुत ज़रूरी है। हमें पहचानना होगा कि हमारी परिधि अर्थात हमारी पहुंच कहाँ तक है। हमें पहचानना होगा कि हमारे पास जो पदार्थ हैं, जो वस्तुएं हमारे पास हैं, चाहे वो फसलों के रूप में हों, चाहे वो खनिजों के रूप में हों, उनसे हम क्या सहयोग ले सकते हैं। तो इसमें मेरा एक निवेदन है आप सभी से कि जो हम PDF आपको बनाकर भेजेंगे, उसमें कुछ गृह कार्य लिखा गया है। गृह कार्य को किताब पढ़ने के बाद ही वो प्राप्त हो सकेगा। इसलिए किताब पढ़ कर के प्रत्येक प्रश्न का उत्तर भली प्रकार से लिखिए। यदि कहीं आपको उसमें कोई परेशानी हो तो आप फ़ोन संपर्क से मालूम कर सकते हैं, किंतु वो इस प्रकार से लिखा गया है, प्रश्न का जो क्रम है, कि वो बिना पढ़े आपको प्राप्त नहीं हो सकता। इसका आप विशेष ध्यान रखेंगे। धन्यवाद।